दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी उमराव जान। कोयले के खदान वाले उस इलाके में जहां सबसे नजदीकी शहर आसनसोल है, खदानों से लिपट चिपट कर आने वाली हवा में गर्मी भी थी और कोयले के महीन बारीक चूरे भी। गर्मी के महीनों में ये इलाका तवे की तरह तप जाता है और आदमी पसीने से इस कदर नहा जाता है कि बेचैनी होने लगे। आज भी कुछ ऐसी ही गर्मी थी। प्रियमवद इन सब से बेखबर चाय की टपरी के सामने बांस की बनी बेंच पे बैठा था, बेचैन, बेकरार। आसमान में खिला चांद जल्दी चले जाने की चेतावनी दे रहा था। आज प्रियमवद को चांद न जाने क्यों बहुत बेकार और बंडल लग रहा था। 2 कड़क चाय पीने के बाद प्रियमवद अमूमन मस्त हो जाता था और फिर अपने फ्लैट तक गुनगुनाता हुआ जाता। लेकिन आज बात कुछ और ही है। दिल का दर्द किससे कहे। जब से वो सलोना चेहरा सामने से गुजरा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। 3 दिन में ही लग रहा है न जाने कब से उसको देखा नहीं। असल में उसकी इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी एक नाचीज से शख्स के साथ प्रियमवद की मुलाकात से। एक ऐसा शख्स जिसे ऐसे तो वो कभी मुंह तक नहीं लगाता। ठीक 3 दिन पहले की तो बात है। वो नाचीज सा शख्स पेशे से मीडिएटर था जो शादियों में नाचने वालियों के सौदे पटाया करता था। शाम घिर रही थी और घिरते अंधेरे के बीच चाय की टपरी पर प्रियमवद को अकेला जानकर वो उसके बिल्कुल पास खिसक आया था। साहब, तफरी करेंगे? तफरी? प्रियमवद थोड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का इंसान था। बंगाल झारखंड के इस इलाके में वो आसनसोल के पास कोयले खान की किसी प्रोजेक्ट का काम देख रहा था और कई बार अकेलेपन की बोरियत को दूर करने के लिए नियामतपुर में बाजार में निकल आता। कुछ और तो नहीं, बस मटमैले पड़ चुके ग्लासों में दूधिया चाय पीता और आहिस्ता आहिस्ता टहलता वापस अपने उस बंगले को लौट आता जहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। कोयले के चूरे पर जहां तहां उगी हरियाली थी और आदमी तो क्या, परिंदा भी नजर नहीं आता था। घर आते ही प्रियमवद नौकर के हाथ बना बेजायका खाना ठूसता और पलंग पर पड़ जाता। अगली सुबह से फिर वही जिंदगी, वही फील्ड पर फोरमैन, मजदूरों से मगजमारी, वही वक्त पे काम न पूरे होने की खींच। प्रियमवद ने बड़ी गलीज निगाहों से उस आदमी को देखा और पूछा था, तफरी? क्या तफरी? और फिर वो आदमी एकदम इनविटेशन देने के अंदाज में पास आ गया था। साहब, मुजरा ने सुनिएगा? मुजरा एकदम उमराव जान जैसा। कुछ सोच के वो उस शख्स के साथ चल पड़ा जिसका नाम गुड्डू था और जिसकी एड़ियों में फटी बेवाइयों ने उसको लंगड़ा के चलने पे मजबूर कर दिया था। वो प्रियमवद को एक गली में ले आया जहां एक लकड़ी के 2 पलिए दरवाजे का नीले रंग का पेंट जहां तहां से उखड़ा हुआ था और उसी पर किसी ने खड़िए से लिख रखा था, उमराव जान। उमराव जान नाम सुनकर ही प्रियमवद को कुछ खींचने सा लगा था। इस नाम के साथ उसके मन में कुछ कल्पनाएं थीं। फिल्मों की हीरोइन रेखा जैसी नाजुक लड़की जो नजाकत भरा सलाम पेश करेगी, गाएगी तो सुर भी आशा भोसले जैसे लगेंगे, और मुजरे वाला हॉल मोगरे और जूही के मालाओं से सजा होगा। गुड्डू के पीछे पीछे प्रियमवद सीढ़ियां चढ़ता गया। मकान के ऊपर के तल्ले से गानों की आवाज आ रही थी। हारमोनियम और तबले की थापों के बीच टिप टिप बरसा पानी गाती थोड़ी बेसुरी सी आवाज। प्रियमवद गुड्डू के साथ जब दरवाजे से अंदर आया तो लगा उसकी कल्पनाओं की पूरी तस्वीर छनाक से टूट गई हो। गुड्डू ने प्रियमवद को ले जाकर बिठा दिया। बिछी हुई चांदनी में सलवटें थीं और धूल की मोटी परत भी। कई लोग बैठे अधलेटे थे। टिप टिप बरसा पानी वाला गाना खत्म हो चुका था और अब एक नई लड़की आई थी। आते ही उसने पहले तो बैठे लोगों का जायजा लिया। उसने देखा कि आज आए नए पंछी की निगाहों में उसके लिए हिकारत भरी थी। लड़की ने गला साफ किया और हारमोनियम पे धुन बजने लगी। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। प्रियमवद चिढ़ गया। उसने गुड्डू को खोजा तो वो गायब था, शायद किसी दूसरे ग्राहक की तलाश में। बेहुदा माहौल, लड़की के लरजते कपड़े और वहां बैठे लोग, कुछ भी तो प्रियमवद की नपी तुली शख्सियत जैसा नहीं था।
कैसे बैठ सकता था वो इन घटिया लोगों के बीच? प्रियमवत को महसूस हुआ कि वहां बैठे लोगों में कुछ लोग जरूर उसके प्रोजेक्ट में मजदूर होंगे। प्रियमवत को इस बात का इल्म होते ही एक पल भी बैठे रहना गवारा नहीं था। वो तो एक नए किस्म के तजुर्बे के लिए यहाँ आया था। सोचा था कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ ठुमरी या कजरी, लेकिन यहाँ पे तो माहौल सस्ता था और लड़की बेसुरे तबले हारमोनियम की धुन पे फिल्मी गाना गाने की तैयारी में थी। प्रियमवत उठकर जाने लगा और दरवाजे पे जूते पहनकर जब उसने सर उठाया तो देखा सामने वही लड़की खड़ी थी जिसके कपड़ों की सलवटों में लगता था नदिया की धारा हो, जिसकी जुल्फों को देखकर लगता था कि सावन के काले घनेरे बादल खिराए हों, आंखें की जैसे झील हों, पलकें की जैसे झालर हों, आंखों का काजल ऐसा जैसे बलखाती काली नागिन हो। उसको इतने गौर से और इतने पास देखकर प्रियमवत की सांसें थम गईं। उस लड़की ने दरवाजा अपने दोनों हाथों से घेर रखा था और उसने इशारे से प्रियमवत को भीतर चलने को कहा। प्रियमवत को लगा कि वो किसी जादू के जोर से उस लड़की के पीछे चलने लग गया था और जाके अपनी जगह पे बैठ गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। वो शाम थी और आज का दिन है। उसके पिछले 3 दिन ऐसे कटे हैं जैसे 3 सदियां। कामकाज में जरा भी मन नहीं लगता। उसके यहाँ दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। समाज की बेड़ियों ने रास्ता रोक दिया। बचपन से उसको बताया गया है ना कि ऐसी लड़कियां मोहब्बत के काबिल नहीं होती। लेकिन चाय की उस दुकान पर बैठकर रोज गुड्डू का इंतजार करता है प्रियमवत। उस रोज प्रियमवत ने उस लड़की से उससे यूं बीच में उठकर जाने की वजह पूछी थी और प्रियमवत के जवाब के साथ चटख लाल रंग से रंगे उसके होठों पर मुस्कान आती चली गई थी। साजिंदे तबले पर पाउडर मलने लगे थे। हारमोनियम वाला फिर से कोई नई धुन की तान छेड़ने लगा था। उस लड़की की मौसी आके प्रियमवत के पास बैठ गई थी। प्रियमवत जानता था कि ऐसी जगहों में हर लड़की की मौसी होती है जो उस जगह की और उस कारोबार की मालकिन होती है। बिल्कुल पेशेवर मुस्कुराहट के साथ मौसी ने कहा था, बेटे जी, अब नाचने गाने की कला के कदरदान कहाँ रहे? अब तो सबको फिल्मी गीत चाहिए। कौन सुनता है खानदानी तवायफों के मुजरे हैं? सब तो यहाँ किसी और चीज की तलाश में आते हैं, अपनी वहशी इच्छाओं और निगाहों के साथ। प्रियमवत को मौसी की बात में कोई नकली बात नजर नहीं आई थी। कला तो कब की खत्म कर दी लोगों ने। कारोबार ही कारोबार है। जो बाजार की डिमांड होगी कलाकार को वो पूरा करना ही होगा। उस दिन उस लड़की ने एक बार अपना नाम काजल, दूसरी बार जूही और तीसरी बार करिश्मा बताया था। वहां से लौट कर आने के बाद प्रियमवत मन ही मन मिन्नतें कर रहा है कि कभी तो दीदार हो जाए उसका, उस लड़की का जिसके नकली चेहरे में भी कितना असलीपन था, जिसके गहरे पुते सस्ते मेकअप में भी कितनी सादगी थी और कितनी खूबसूरती थी। अचानक खटका हुआ तो प्रियमवत अपनी यादों से वापस आ गया। सामने गुड्डू खड़ा था। गुड्डू, तुम कहाँ गायब थे? प्रियमवत ने उतावली से कहा था। गुड्डू कुछ बोला नहीं, बस मानी खेज अंदाज में उसे दुकान से दूर अंधेरे की ओर ले आया। वो और तेज लंगड़ा रहा था। साहब, 2 दिन से पैर में बहुत दर्द था। और गुड्डू प्रियमवत का हाथ खींचकर उस ओर ले गया जिधर एक साया खड़ा था। तुम? प्रियमवत हैरत में आ गया। क्या कहूँ तुमको, पूजा, करिश्मा या काजल? नहीं साहब, ये सब मेरे सारे नकली नाम है। उस दिन का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। प्रियमवत चौंक गया। शुक्रिया किस बात का? हमारे आर्ट को आपने पहचाना साहब, सिर्फ आर्ट को। आप पहले आदमी थे ऐसा करने वाले। अब तो खैर, मौसी याद कर रही थी आपको। कभी फिर से तशरीफ लाइए। वो लड़की जिसके कई नाम थे अपने लहजे में उर्दू घोलकर तवायफों के पुराने अंदाज को वापस लाने की कोशिश कर रही थी।
पेशे का वक्त था तो वो जल्दी में थी। नमस्ते करके जा ही रही थी कि कुछ कदम के बाद मुड़ के बोली थी, और हाँ, मेरा असली नाम गुड़िया है, गुड़िया। प्रियमवत को उसकी मुस्कुराहट में प्यार का समंदर दिख गया था। प्रियमवत बस उसको जाता देखता रहा था। उसके बाद से कई दफा मिला है वो गुड़िया से, गौर से और नजदीक से देखा भी है। कत्थई पनीली आंखें और थरथराते होंठ। जब भी प्रियमवत उसे देखता, उसे देखते हुए देखकर गुड़िया के गालों पर शर्म की लाली दौड़ जाती। दोनों की नजरें मिलती कि गुड़िया की पलकें बरबस झुक जाती। एक बार फिर गुड्डू की मौजूदगी में किसी एकांत में दोनों मिल रहे थे। गुड़िया को अपने आगोश में बांधे प्रियमवत चाहता था कि वक्त यहीं ठहर जाए, चांद ऐसे ही आसमान में टंगा रहे, हवा ऐसे ही चलती रहे। प्रियमवत ने गुड़िया के चेहरे पर लटक आए बालों की लटों को हाथों से हटा दिया था। आज गुड़िया ने न तो मेकअप किया था, न लिपस्टिक, न गहरा काजल, न वो पाउडर पुता था। वो आज बस असली रूप में थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली कहाँ थी। गुड्डू ने बड़ी तेज आवाज लगाई थी, ए काजल, मौसी बुलवा रही हैं। सुना है कहीं का साटा उठा है शादी में नाचने का। गुड़िया ने अपना मोबाइल गुड्डू को दे रखा था और शायद अभी अभी मौसी का कॉल आया था। अपनी बात पूरी करके गुड्डू प्रियमवत के पास आ गया। सर, बुरा नहीं मानिएगा तो एक बात कहें, तवायफों से इस करना ठीक नहीं है। हम तो आपको नाच दिखाने ले गए थे, आप इशकबाजी करने लग गए हैं। मौसी नाराज हो रही हैं। गुड्डू चला गया था। गुड़िया प्रियमवत को बाय कहकर चली आई थी, जल्दी वापस आने के वायदे के साथ। वो बच्चों की तरह से सक पड़ा था। जाना इतना जरूरी है क्या? तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? गुड़िया सोच में पड़ गई, कुछ कहे या ना कहे। कहेगी तो जरूर, लेकिन अभी नहीं। दिल की बात छिपाना भी रिश्तों में ठीक नहीं है, खासकर जब वो रिश्ता दिल का हो। आखिर गुड़िया क्या थी? बदनाम इलाके की एक नाचने वाली, और उसके इस पेशे को कोई कला नहीं मानता। उसके पेशे को तमाम गंदे नामों से बुलाया जाता है। हर शाम महफिल में आए लोगों के सामने नाचना गाना उसका काम था, चाहे ग्राहक कोई भी हो, महंगा या सस्ता, पढ़ा लिखा, अनपढ़, नौजवान, बुजुर्ग, मैला कुचैला, साफ सुथरा या सजीला, पॉकेट में पैसा होना चाहिए बस। उसके दरवाजे पे आए किसी भी शख्स ने गुड़िया का असली नाम नहीं जाना था। कभी काजल, कभी करिश्मा, लेकिन किसी ने उसे बच्ची नहीं समझा। माँ, बहन या बीवी के रूप में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसे मालूम है कि प्रियमवत उससे प्यार तो कर सकता है और उसे भरोसा भी है उसके प्यार पर, लेकिन प्रियमवत जैसा कोई आदमी गुड़िया का फ्यूचर नहीं है, न गुड़िया खुद उसका फ्यूचर है। प्रियमवत गुड़िया को खोकर खुद से तमाम जिंदगी लड़ता रह सकता है, लेकिन ऐसा शरीफ आदमी समाज से और दुनिया से नहीं लड़ सकता। आज तक कभी गुड़िया को किसी की नजरों में मोहब्बत नजर नहीं आई थी। न कोई ऐसा दिखा कि किसी ने उस पर इजहार ही किया। वैसे हर ग्राहक आता तो कहता यही कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन सुबह होते ही मोहब्बत काफूर। प्यार के अफसाने तो निगाहों से लिखे जाते हैं। ग्राहकों की निगाहों में मोहब्बत जैसा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन प्रियमवत तो किसी और ही मिट्टी का बना हुआ था। गुड़िया की जिंदगी के उसूल एकदम सीधे थे, जम कर नाचो, दम भर गाओ। जब से वो प्रियमवत की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई है, महफिल उठने के बाद देर रात कभी कभार वो अपने उदास सुरों में बेगम अख्तर की गजलों से समा बांधती। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। ऐ देखने वालों, मुझे हंस हंस के ना देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा न बना दे। बेगम अख्तर की गजलों से उसकी उदास शामों की स्याही और गाढ़ी हो जाया करती। कुछ कुछ जख्म पर नमक फिरने जैसा एहसास। जख्म पर और भी नमक फिर गया था जब गुड्डू पूरे आंगन में लंगड़ा लंगड़ा के नाचता फिर रहा था। भूरे भाई आ रहे हैं, भूरे भाई आ रहे हैं। मौसी ने गुड़िया और प्रियमवत की मोहब्बत की दास्तान उन भाई को पहुंचा दी थी जो किसी का भाई नहीं था, लेकिन सबका भाई कहलाता था। वो इस दुनिया की न जाने कितनी बहनों को
इतना कहा था, देख मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, तू जा और जाके उस इंजीनियर से बोल दे, अगर वो साथ रख लेगा तो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भूरे भाई रुक गया था। ये मत समझना कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दोस्त हूं और तुमको ऐसे उसके पास जाने दे रहा हूं। हमको मालूम है वो शरीफ आदमी है, अपने फैमिली वालों को नहीं मना पाएगा, पूरा सोसाइटी को मनाना तो एकदम दूर की बात है। तू जा जा जा। उसकी बात पे सारे लोग हंस पड़े थे। मौसी भी दांत पीसती हुई गुड़िया निकल पड़ी थी अपने प्रियमवत के पास। प्रियमवत चौंक गया था जब उसके दफ्तर में खुलेआम गुड़िया आ गई थी। रास्ते भर वो गुड्डू को दुत्कारती रही कि भूरे भाई तक उसकी मोहब्बत की दास्तान कैसे पहुंची थी। गुड्डू बार बार कसमें खाता रहा कि उसने कोई चुगली नहीं की थी, कारस्तानी मौसी की थी। गुड़िया चली जाती तो उसके कारोबार पर, उसकी साख पर बहुत बुरा असर पड़ता। सर पर पीला टोपा पहने अपने कंटेनर से बने दफ्तर के सामने प्रियमवत हड़बड़ाता हुआ उसके पास पहुंचा था। हुआ क्या? यहाँ कैसे? गुड़िया तैश में थी। क्यों बुरा लग रहा है? नाचने वाली तुम्हारी इस हाई क्लास दफ्तर में कैसे पहुंच गई? आज मोहब्बत का इम्तिहान है साहब कि सच क्या है? गुड्डू को दुनियादारी ज्यादा पता थी। उसे लग रहा था कि गुड़िया को ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। समाज में इन लोगों की बहुत इज्जत होती है। सब छुप छुपा के उस इलाके में आते जाते तो हैं, लेकिन सामने कोई किसी के कुछ नहीं बोलता। प्रियमवत ने पहले तो दोनों को बिठाकर चाय मंगाई थी। आहिस्ते आहिस्ते उसको पूरी बात समझ में आ गई थी। भूरे भाई का चैलेंज है, मौसी का चैलेंज है, एक पूरे कारोबार का चैलेंज है और चुनौती है अपनी ही मोहब्बत की। क्या करे प्रियमवत? फोन करे अपनी माँ को, जो अब तक उसके पास 2 दर्जन से अधिक पढ़ी लिखी लड़कियों की तस्वीरें भेज चुकी हैं। उनमें से किसी के पिता खुद इंजीनियर हैं, किसी के जज, किसी के बैंक मैनेजर, सब के सब प्रतिष्ठित। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग प्रियमवत को मोल खरीदने वाले थे, जैसे बैल को खरीदता है ना साहूकार। पुट्ठों पर हाथ फेर कर, सींगों को परख कर, आंखों की चमक देखकर। प्रियमवत ने गुड्डू से कहा था, तू साथ है इसके? हाँ साहब। तो शाम को 6 बजे वाली गाड़ी के वक्त स्टेशन पहुंच जाना। इतना कहकर प्रियमवत ने अपनी माँ को फोन लगाया था। रिसीवर से आती चीखें गुड्डू और गुड़िया दोनों तक आ रही थीं। प्रियमवत की बात के जवाब में ठीक है कहकर गुड्डू जैसे सब कुछ समझ गया के भाव से उठ गया था। वापसी में गुड्डू ने जैसे पूरे मामले को निपटाने वाली आखिरी बात कही थी। क्या बोलती है? तो स्टेशन जाना ठीक रहेगा? ठीक 5:45 बजे स्टेशन पहुंचेंगे हम। तू रहेगा ना? गुड़िया ने कहा। तुझे क्या लगता है आएगा वो? यही इम्तिहान है गुड्डू। गुड़िया बोली। मेरा भी देखना है कि सच क्या है। वो दोपहरिया कब शाम में ढल गई कुछ पता नहीं चला, लेकिन 5:45 बजे से लेकर वक्त तो मानो सरकने से ही मना कर रहा था। हर पल मन में यही सवाल उठता था, आएगा या नहीं। 6:15 भी बज गए। गुड्डू ने तिरछी निगाहों से गुड़िया को देखा। अब नहीं आएगा, वापस चलें? गुड़िया भी समझ गई थी ऐसे वायदों के बाद कोई नहीं आता। वो तो बाजार की शातिर खिलाड़ी थी, वो कैसे फंस गई? भूरे भाई सही थे, लेकिन उसके मन में अधूरी सी आस बाकी थी। चलते चलते जरा चाय पी लें, गुड़िया बोली। चाय की दुकान पे पहुंचे ही थे कि सामने से प्रियमवत आता दिखाई दिया। अरे क्या बताऊं, दफ्तर से भाग के मार्केट पहुंचा तो अंगूठी खरीदने में देर हो गई। फिर हाँफता हुआ प्रियमवत चाय की दुकान पर सबकी मौजूदगी में गुड़िया के सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, सच यही है कि हमें तुमसे बहुत मोहब्बत है, शादी करोगी? दोस्तों कहानी खत्म, पैसा हजम। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।